नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और मेरे ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो वर्ड विचार पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरी जनरल हिंदी है। ये सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव जिसमें हिंदी आते हैं। हिंदी में आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, वर्ण विचार ले रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में मैं आपको समझा दूँ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम बोलते हैं तो क्या होती है? वर्ण होती है। जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण से बड़ा अक्षर होता है, अक्षर से बड़ा शब्द होता है और शब्द से बड़ा किसे कहेंगे? पद होता है और पद से बड़ा होता है पदबंध और पदबंध से बड़ा होता है उपवाक्य और उपवाक्य से बड़ा होता है वाक्य। ये क्रम है जिसका पालन कर हम लोग शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। मतलब भाषा अगर हम बात करें तो भाषा शुरू कहाँ से होती है? वर्ण से होती है और धीरे धीरे एक क्रम में बढ़ते 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 कहाँ जाती है? वाक्य में। थोड़ा सा चीज़ों को बता दूँ, क्योंकि डाउट होता होगा कि तो वर्ण और अक्षर में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी और एक शब्द और पद में क्या डिफरेंस है। मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। वर्ण क्या है थोड़ा सा देखते हैं। वर्ण का मतलब होता है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। मैं बोल रही हूँ, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। वर्ण का अर्थ होता है जिसके खंड नहीं होते, जिनके टुकड़े नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसका मतलब, और यहाँ पे अक्षर का मतलब क्या होगा? अगर इसे मैं तोड़ूं तो क्या हो जाएगा? अ जमा शर। अ इसमें उपसर्ग है और शर इसमें मूल शब्द है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ माने नहीं और शर माने समाप्त। ठीक है, एंडलेस होना, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसके कोई समाप्ति नहीं होती, जिसका कोई भी और छोर नहीं होता, उसे हम अक्षर कहते हैं। कई जगह पे अलग अलग मीनिंग लिखी है, अपवादग्रस्त भी है, पर अक्षर का मतलब होता है जो कोई अंत नहीं होता जिसका। साइंस भी प्रूव कर चुका है, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, जो भी हमारे स्वर व्यंजन, जो भी साउंड इफेक्ट निकलता है, वो कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता, वो ब्रह्मांड में घूमते रहता है। इसी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन के रूप में भी जानते हैं। इसका मतलब जिस एरिया में आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, या फिर गुरुद्वारे हो गए, या हम किसी भी चर्च हो गए, जहाँ पे एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव वातावरण रहता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 24 आवर्स पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। आप जैसे मंदिरों का एक कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, तो दोनों टाइम हम पूजा करते हैं। पूजा करने का मेन रीज़न क्या है? कि आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वहाँ से हट जाए। इसीलिए घर में हवन करवाते हैं, पूजा करते हैं, दिया जोत जलाते हैं, जो भी है। तो ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करने के लिए है। जो हम मंत्रों का जाप करते हैं, जो हम ध्वनि अपने मुख से निकालते हैं, उससे घर्षण होता है, कि इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कि जिसका कोई अंत नहीं होता। शब्द और पद में भी डिफरेंस बता देती हूँ, इन दोनों में भी अभी और क्लियर करूँगी आप में। शब्द देखो क्या होता है? शब्द एक स्वतंत्र होता है जिसका अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ निकलता है। जैसे राम, श्याम, घर, महल, कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई भी शब्द जब तक स्वतंत्र है, किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, तब तक तो वो शब्द है। पर उसी शब्द का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में कर लें तो उस वाक्य में वो पद बन जाता है, मतलब एक स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं स्वतंत्र हूँ, मैं एक लड़की हूँ या मैं दीपिका हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। परंतु अगर मैं अपने घर चली जाऊँ या किसी सेंटेंस में मुझे पिरो दिया जाए कि दीपिका मैडम मुझे पढ़ाती हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं इस वाक्य में एक स्थान ग्रहण कर चुकी हूँ। अब मैं दीपिका कौन हूँ? अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली शिक्षिका का रूप धारण कर चुकी हूँ। उसी तरीके से मैं किसी की पत्नी भी हो सकती हूँ, किसी की माँ भी हो सकती हूँ, किसी की बहन भी हो सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से मेरा जो है अलग अलग परिचय होगा, अलग अलग जगह होगा। अब ध्यान से इसको समझिएगा। मान लो यहाँ पे एक वर्ड दिया मैंने राम और एक दे दिया मैंने घर। ये अलग अलग शब्द हैं, ये स्वतंत्र हैं। इनका परिचय अगर मैं बोलूं तो आप ये दोगे कि ये राम जो है पुल्लिंग है और एक वचन है। घर का भी आप यही कहोगे कि ये क्या है? एक वचन है। बहुवचन में भी इसका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि यह घर राम का है, यह घर राम का है, एक सेंटेंस बना दिया मैंने यहाँ पे। तो अब जो है ये राम और घर जो है इस वाक्य में उपयोग कर लिया गया है। मतलब अब यहाँ पे राम या तो सब्जेक्ट बन जाएगा या घर सब्जेक्ट बन जाएगा।
या फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा राम, या घर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसे मैं ऐसा लिख दूं कि यह घर राम का है या यह राम का घर है। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं कि यह राम का घर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दो स्वतंत्र शब्दों को किसमें प्रयोग कर लिया, वाक्य में प्रयोग कर लिया। अब ये जो वाक्य में मैंने शब्दों को प्रयोग किया है, अब ये शुद्ध रूप में प्रयोग हो गया है कि राम और घर। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने एक पद ग्रहण कर लिया है। अब इनका स्वयं का एक परिचय है कि इस वाक्य में ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग पद। तो एक सिंपल में आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसे राम खाना खाता है। अब राम यहाँ पे क्या है, राम खाना खाता है। तो राम जो है अब केवल शब्द नहीं है, राम यहाँ कर्ता बन चुका है। ठीक है, वो एक वचन है और पुल्लिंग है, परंतु एक और पद ग्रहण कर लिया। किसका पद ग्रहण कर लिया, कर्ता का पद ग्रहण कर लिया। उसी तरीके से कोई ना कोई शब्द जरूर कोई ना कोई पद ग्रहण करेगा, या तो कर्ता का या क्रिया का या कर्ता, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई पद ग्रहण जरूर करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पद। तो जो शब्द स्वतंत्र हैं वो क्या कहलाएंगे, शब्द। परंतु जैसे ही उन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पद। क्लियर है मेरे ख्याल से इतना? थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। अब अक्षर और वर्ण में भी डिफरेंस करवाते हैं आपको, चीजों को थोड़ा सा समझेंगे आगे। अगर मैं हिंदी की लिपि की बात करूं तो हिंदी की लिपि क्या है, हमारी देवनागरी है। सबको पता है ये चीज, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने 17 बोलियाँ बोली हैं। एक्चुअली वो 18 बोलियाँ हैं, उसमें दक्खनी मिसिंग हो गई है। पश्चिमी क्षेत्र में आप लोग ऐड कर लीजिएगा, सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि कुल बोलियाँ कितनी होती हैं, 18 होती हैं। और 18 जो बोली है उसमें जो दक्खनी मैंने नहीं लिखी है वो पश्चिमी क्षेत्र में आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पुरानी वीडियो देखेंगे, मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है। फिर से दोबारा बोल रही हूँ मैं कि पश्चिमी क्षेत्र में एक बोली ऐड कर लीजिएगा, दक्खनी, जो कि कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी बोलियाँ होती हैं तो 18 बोलियों पे टिक लगाइएगा आप लोग। ठीक है, उसे थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, और देवनागरी जो लिपि है ये अक्षरात्मक लिपि है या वर्णात्मक लिपि है। एग्जाम में पूछा गया था कि देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक या अक्षरात्मक। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि कमल लिखिए तो आप कमल कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में तो आप ऐसे लिख रहे हैं, और अगर मैं क्या ऐसा लिखोगे आप, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, आप इजी वे में समझ जाओगे। ये मैंने कमल लिखा है और ऐसे भी लिखा है, यहाँ पे मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया है, ध्यान समझिएगा। अब वर्ण की बात करें तो वर्ण जो है यहाँ पे अगर मैं क कहती हूँ और क को तोड़कर लिखूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, क में अ। ठीक है, तो ये जो क है और ये क है, तो इसमें से वर्ण कौन सा है और अक्षर कौन सा है, तो ध्यान रखोगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे। जब ये जो है इनके खंड होते हैं कि नहीं होते हैं, इस क का खंड होगा कि नहीं होगा, इसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, प्रूफ है, नीचे तोड़कर लिखा है हमने, क में अ। इसका मतलब जिसे हम खंड कर सकते हैं वो वर्ण नहीं होगा, क्योंकि वर्ण के तो खंड होते नहीं है। तो ध्यान रखोगे ये जो क है ये अक्षर है, क्योंकि इसके खंड हो रहे हैं, इसलिए वर्ण की परिभाषा से परिभाषित नहीं हो रही है। तो क जो है अक्षर है, क्योंकि इसके तो खंड होते हैं, पर इनके खंड नहीं होते हैं। क्या इनके खंड हो रहे हैं? नहीं, इसलिए ये दोनों क्या है, वर्ण है। अब क्वेश्चन समझिएगा कि हिंदी की लिपि क्या है, अक्षरात्मक लिपि है या वर्णात्मक लिपि है। तो हिंदी में मैंने कमल लिखा तो किसका प्रयोग कर रही हूं मैं, ये वर्ण है या अक्षर है? अक्षर इनको बोलूंगी कि इनको बोलूंगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से लिखे गए हैं और इनका खंड होता है, इनको तोड़े जा सकते हैं, तो ये वर्ण तो है ही नहीं। तो क्या होगा, हिंदी जो है और देवनागरी लिपि जो है वो आपकी अक्षरात्मक लिपि है, जबकि क, अ, म, अ, ल, अ ये लिखने का तरीका जो है ये इंग्लिश का है। अगर गौर करोगे तो आप कमल ऐसा लिखोगे,
वर्णों को तोड़कर लिखा जाता है, वहाँ पे वर्णों का प्रयोग करके लिखा जाता है। तो अंग्रेजी की अगर रोमन भाषा की बात करें, हम चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अंग्रेजी की अगर लिपि बात करूं तो मैं रोमन होती है, और रोमन जो है वो वर्णात्मक है, ठीक है, इसको वर्णात्मक लिख लीजिए, ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर है, वर्णात्मक, ठीक है। तो अंग्रेजी जो है रोमन है लिपि है, और रोमन जो है वो वर्णात्मक लिपि है। थोड़ा सा चीजों को और समझ लेते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, मेरे ख्याल से उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि वो अक्षरात्मक लिपि है, और जो अंग्रेजी है रोमन लिपि वो आपकी क्या है, आपकी हिंदी अक्षरात्मक लिपि है और अंग्रेजी आपकी वर्णात्मक लिपि है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ, चीजों को समझ के करोगे तो रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से मैंने ये 4 चीज आपको समझाई कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण के खंड नहीं होते, और हिंदी की लिपि अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि नहीं है। अक्षर का अर्थ होता है जिसके हम खंड नहीं कर सकते, अक्षर का अर्थ होता है जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, और शब्द और पद में सिंपल सा डिफरेंस है। जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाए उसे शब्द कहते हैं, और जब उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर लिया जाए तो उसे हम पद कहते हैं। इतना मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये पदबंध, उपवाक्य, वाक्य ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा वर्ण के बारे में बता रही हूँ, ज्यादा लंबी क्लास ना कर मैं छोटी छोटी क्लास में ही आपको बताऊंगी। यहाँ पे वर्ण के 2 रूप होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वर्ण कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ण होते हैं 52, और स्वर आपसे पूछा जाए तो स्वर होते हैं 11, परंतु कुल स्वर पूछा जाए तो कुल स्वर आप कितने लिखोगे, हमेशा 13। अगर व्यंजन आपसे पूछा जाए तो 33 लिखेंगे, क्योंकि हर बार आपसे व्यंजन 33 ही पूछे जाते हैं। इन 33 व्यंजन में आपको कौन कौन से आते हैं सारा परिचय दूंगी, पर अभी मैं सिर्फ आपको जो बेस इंट्रोडक्शन है वो बता रही हूँ। इस 33 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मैं आपको एक बार चाहे तो मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये 52 हो कैसे रहे हैं। इसमें अगर हम स्वर की बात करते हैं तो हमारे पास स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर हम इसमें 2 और ऐड कर दें तो वो अयोग वह कहलाते हैं। इसका मतलब ये कितने हो गए, 13। इन 13 को हम लोग कुल स्वर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कुल स्वर पूछा जाए तो 13 होंगे, और 13 में कौन होंगे, दोनों होंगे। अब मैं किसको ऐड कर रही हूँ, अब मैं 33 ऐड कर रही हूँ, पर 33 में भी 3 चीजें ऐड हैं। एक स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन है, और तीसरे नंबर पर हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतःस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं। इनको टोटल करोगे तो आप कितने निकल कर आएंगे, 33 निकल कर आएंगे। इसका मतलब हमारे पास कितने हो गए, ये 46 हो गए। अब देखोगे इस 46 में हमें तो 52 बनाना है, अभी तो कम है, तो हम 4 और जोड़ेंगे जिनको हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कितने हो गए हमारे पास, अब टोटल 50 हो गए। अभी भी 2 कम पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 और जोड़ेंगे। ध्यान रखोगे हम यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजनों को जोड़ते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन गौण व्यंजन या हमें द्वित व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, वहाँ भी लिख दिया है मैंने वैसे तो यहाँ पे अब कितने हो गए हमारे पास, ये 52 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास ये 52 के अंतर्गत ये आएंगे। क्लियर है सबको, मेरे ख्याल से इसमें ज और फ को ऐड ना करें, वो आगत है, वो अलग से पढ़ेंगे। कई लोग ज और फ को 2 ऐड कर देते हैं, पर वो ऐड नहीं करना है, वो आगत के रूप में ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो जो है नुक्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे हजार, इज्जत, है ना। आगे देखते हैं, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। रिवाइज कर आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है स्वर पढ़ेंगे हम लोग, स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर हमारे पास कितने हैं, 11 हैं। 11 कौन कौन से हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। एक तो आपके पास अ, आ, ई, उ, ऊ,
फिर आता है आपके पास री स्मूनी वाला, देन उसके बाद ए आई ओ और फिर आओ। इस तरीके से हमारे पास ये 11 स्वर हैं। चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। ये जो है इन स्वरों में कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में हमें सांस की मात्रा कम लगती है या एक मात्रा का समय लगता है, और कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में सांस की मात्रा ज़्यादा लगती है या 2 मात्राओं का समय लगता है। आप थोड़ा सा चीज़ों को देखोगे कि इन्हें संधि स्वर कहा जाता है, पर संधि स्वर है कौन से या मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। एक तो मूल स्वर पूछा जाता है, संधि स्वर पूछा जा सकता है, हर्ष स्वर पूछा जा सकता है, दीर्घ स्वर पूछा जा सकता है। थोड़ा चीज़ों को समझते हैं कि स्वर का निर्माण कैसे हुआ। संधि जब पढ़ते हैं तो इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये अ जो है ये अ एक मात्रा से बना हुआ है, इसमें किसी भी स्वर का समावेश नहीं है। बट जब इस आ की बात करते हैं तो इस अ में ये अ मिला हुआ है, तब क्या बना है वो आ। इसमें आ में भी अ मिलाऊंगी तो भी आ बनेगा, आ में मिलाऊंगी तो भी आ बनेगा। इसका मतलब कि 2 स्वरों के मेल से एक स्वर का निर्माण हुआ है। ये ई भी एक मात्रा से बना हुआ है, इसमें किसी भी और स्वर का समावेश नहीं है। पर जब इस ई की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, छोटी ई या बड़ी ई मिलाऊं या बड़ी ई छोटी ई मिलाऊं या बड़ी ई मिलाऊं, किसी को भी मिलाऊं तो बनेगा क्या, बड़ी ई बनेगा। उसी तरीके से ये ऊ स्वतंत्र है, पर जब इस ऊ की बात करती हूँ तो इसमें छोटे ऊ में जब छोटा ऊ मिले या बड़े ऊ में छोटा ऊ मिले, बड़े ऊ में छोटा ऊ मिले, कोई भी मिले, क्या निर्मित होगा, बड़े ऊ बनेगा। ये ऋषि भी एक मात्रा का बना हुआ है। पर ये ए जो है या ये ओ जो बना हुआ है, थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। जब इस अ में इस ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए। आ में आ है और सबसे पहला वर्ण क्या है, ई, तो आ में जब ई मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए। पर जब ओ कैसे बनेगा, ओ कैसे बनता है, जब इस आ में ऊ मिला देते हैं तो क्या बनता है, ओ। ध्यान से समझेंगे, आ में क्या मिला दे, ऊ, तो क्या बनता है, ओ। इस वर्ण का निर्माण कैसे हुआ, इसीलिए तो इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए पहले बता रही हूं मैं। आप देखोगे ये बड़ा ए कैसे बना हुआ है। बड़ा ए कहता है कि आ में इसको खुद को मिला दो ना, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, ये बनेगा। इसका मतलब आ में अगर मैं चाहे छोटा ए मिला दूं चाहे बड़ा ए मिला दूं, क्या बनेगा, ये वाला ए बनेगा। उसी तरीके से आ में चाहे मैं छोटा ओ मिला दूं चाहे बड़ा ओ मिला दूं, कोई सा भी मिला दूं, क्या बने, सॉरी छोटा ओ मिला दूं चाहे बड़ा ओ मिला दूं, क्या बनेगा, चाहे आप छोटा छोटा याद करो चाहे बड़ा बड़ा याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी मिला लो, आप किसी का भी मिला लो, चाहे छोटा ए मिलाओ चाहे बड़ा ए मिलाओ, बनेगा क्या, ए। और इसमें छोटा मिलाओ चाहे बड़ा मिलाओ, बनेगा क्या, औ। आप देखोगे यहाँ पर इनको जिन को हमने 2 स्वरों से मिलाकर बनाया है वो सभी संधि स्वर कहलाते हैं, वही सभी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पर जो एक मात्रा से बने हुए हैं उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं, या फिर हम उन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, या फिर हमें लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। चीजों को फिर से समझा देती हूँ कि जो एक मात्रा से बने हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्ष स्वर कहेंगे। जिन पे सर्कल लगा हुआ है ये एक मात्रा से बने हुए हैं, ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। और जो 2 मात्राओं से बने हुए हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लस दूसरी चीज, जिनमें जो दूसरे स्वरों को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें जिन्हें सर्कल लगा है इन्हें ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो एक मात्रा वाले हैं उन्हें हम हर्ष स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर के नाम से जानते हैं, जबकि जो 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर या संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं, या 2 मात्रा वाले स्वरों के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, मेरे ख्याल से इतना बहुत अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। इन्हीं के आधार पर उनका उच्चारण स्थान भी निर्धारित किया गया है। जब इस अ और आ की बात करते हैं तो हम अगर एक कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे स्वर का अगर शेप देखते हैं गले का, तो गले का शेप जो है ऐसा बना हुआ है। इसी को हमने 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम यहाँ से शुरू करें तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा कंठ कहलाता है। तो कंठ के बाद क्या आ जाता है हमारा, जिसको हम तालु कहते हैं। तालु के बाद मूर्धा आता है, और मूर्धा के बाद चौथा जो आता है उसे हम दंत कहते हैं, और लास्ट में ऊपर कौन सा आता है हमारा, ओष्ठ आता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे पास उच्चारण करने के लिए 5 स्थान होते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? कंठ से। कंठ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहां पे जीभ टच नहीं होती, सिर्फ हवा का भार बनता है, दाब बनता है, उसे हम कहते हैं तालु। तालु से थोड़ा आगे आओगे तो एक आर्च सा बना हुआ है, जीभ लगा के देखोगे, या ट बोलो ट, तो वहां पे आपको एक लगता हुआ टक से लगेगा, उसे बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा से आगे आओगे तो दांत के पीछे लगता है, इसलिए दांत दंत कहते हैं। त बोल के देखो, दंत पे लगेगा, और प बोलोगे तो होठ पे लगेगा। इसलिए ये 5 भागों को 4 स्थान पर बांटा गया है। अब इनको समझोगे, ये इनके आधार पे बनाए नहीं गए हैं। ऐसा ये क्रम जो है ये वर्णमाला फॉलो करती है। आपका क वर्ग जो है वो कंठ से बोलते हैं, च वर्ग तालु से बोलते हैं, ट वर्ग मूर्धा से बोलते हैं, त वर्ग दंत से बोलते हैं, और प वर्ग किससे बोलते हैं? ओष्ठ से। मतलब क्रम का पालन करते हुए उच्चारण किया गया है वर्णमाला का। बट स्वर में थोड़ा सा क्रम नहीं है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो ये अ आ है वो तो बिल्कुल कंठ से बोला जा रहा है, बोल के भी देखोगे अ आ, ठीक है। उसी तरीके इसको बोलोगे तो ई, ये जो है ये आपके तालव्य से बोले जाते हैं दोनों, जिसको हम तालु से बोलते हैं, ठीक है। च बट जब ऊ बोल रही हूँ तो ऊ बोलते समय मैं होठों का प्रयोग कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से उच्चारित किए जा रहे हैं? ये ओष्ठ से उच्चारित किए जा रहे हैं। जबकि री जो है, री आपका मूर्धा से बोला जाता है। बोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, री ट वहीं पर लगेगा, वो मूर्धा से बोला जाता है। और जब इस ए की, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, इसमें क्योंकि मैंने 2 मिला रखे हैं। क्या मिला रखा है? अ, इसमें भी अ कॉमन है, इसमें भी अ कॉमन है, मतलब कंठ तो दोनों में है। इसमें ई है, इसमें ए है। ए का नहीं पता, पर ई का तो पता है, तालु से बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कंठ तालु। तो जो छोटा ए और बड़ा ए है, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये ऑलमोस्ट उच्चारण स्थान क्वेश्चन आते हैं आपके। तो छोटा ए और जो बड़ा ए है, तो ये क्या है? अ कॉमन है तो कंठ है, और ई का पता है हमें, ए का चाहे ना भी पता हो, पर ई जो है वो किससे उच्चारित किया जाता है? तालु से। तो कंठ तालु भी इसे कहा जाता है। अब ये तो आप लोग अपने आप ही बता दोगे कि ये क्या है। अगर इसकी बात करूं तो गौर करो, तो इसमें भी अ कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंठ आ जाएगा। और इसमें ऊ और ओ कॉमन है, ऊ और ओ जो कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से, तो क्या हो जाएगा? ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान है। तो अ आ कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ से बोला जा रहा है। ई जो है वो तालु से, ऊ ओष्ठ से, री मूर्धा से, और ए जो है वो आपका कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ और तालु से। जबकि औ वो कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ और ओष्ठ से। इसके साथ साथ मैं 2 का और परिचय देती हूँ, फिर मैं कक्षा समाप्त करूंगी। तो इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। मैं कुल 13 स्वरों का परिचय दे रही हूँ, 11 मैं दे चुकी हूँ। अब मैं आपको 2 और दे रही हूँ, जिसको मैंने अभी तुम्हें बताया था अयोग वह, या अयोग वाह के नाम से भी जानते हैं। कई बुक्स में वाह लिखा है, कई जगह वह। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अयोग वाह, ये अयोग वाह जो है इसमें अंक होता है और एक होता है आह, ठीक है। इस अंक को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं हम विसर्ग। एक है ना, तो अंक, जो अंक है वो अनुस्वार है, और अह जो है वो विसर्ग है। ये विसर्ग जो है ये कंठ से बोला जाएगा, अह, और जो अनुस्वार है वो किससे बोला जाता है? वो नाक से बोला जाता है। उच्चारण स्थान में लिख रही हूँ यहाँ पे, ये नाक से बोला जाता है, इसलिए नासिक है, और ये विसर्ग जो है ये कंठ से बोला जाता है, ठीक है। इसका और भी परिचय मैं आपको दूंगी, बट आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि कक्षा काफी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक में कोई समस्या नहीं आई हो, और यदि आती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें, सजेशन दें आपको किस तरीके से पढ़ना है, डिस्क्राइब करवाना है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।